आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 33। शाम का वक्त था और मेंशन दूर से ही रोशनी से चमकने लगा था। बाहर की ओर बने गार्डन एरिया में चलते फव्वारे के पास ही दरबान 3 बच्चों को लेकर खड़ा था। उनके सामने खड़ी भूमि उन्हें समझा रही थी। बच्चों, तुम्हें इस तरह संस्था से नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो मुझे बताते। खैर चलो, अब सब भूल जाओ और अब ये बात किसी से कहने की जरूरत नहीं है, समझे ना। कहती कहती नौकर की ओर देखती हुई कहती है, इनके खाने के लिए कुछ लेकर आओ। ये सुनते ही नौकर मेंशन की ओर अंदर चल देता है, जबकि बच्चे सिकुड़े से वहीं खड़े रह जाते हैं। भूमि भी मोबाइल पर किसी से बात करती करती कुछ दूर हो गई थी। अब वे बच्चे हकबक अपने चारों ओर देख रहे थे। बेहद वैभवशाली था वहां सब कुछ। फव्वारे की रंगीन रोशनी से गिरता पानी और उसके आसपास का गार्डन का एरिया, सब कुछ अपने अतीब वैभव में लिपटा था। अब बच्चे फव्वारे के ऊपर बनी संगमरमर की मूर्ति के आकर्षण को देखने लगते हैं। तभी उन्हें लगता है कि उनके पैरों के पास कोई चीज आती है। वे नजरें झुकाकर देखते हैं, वे कोई गेंद थी और इसी के साथ उनका ध्यान उस गेंद से खेलते बच्चे पर चला जाता है। वे पुराने से कपड़े और बिखरे बाल के साथ उस घास पर निर्लिप्त खड़े थे, जबकि उनकी नजरों के सामने खड़ा बच्चा बिल्कुल उनकी उलट था। ये साफ दो विपरीत धारा का प्रदर्शन था। क्षितिज गेंद खेलते खेलते वहीं आ गया था और अब ठहर कर वे भी उन बच्चों को देखने लगा। गेंद बच्चों के पास थी। ना उन बच्चों ने गेंद उसकी ओर फेंकी, ना क्षितिज ने अपनी गेंद मांगी। वे अभी भी उन्हें ध्यान से देख रहा था, पर नजारा कोई और भी देख रहा था। गार्डन के एक हिस्से में बैठा आकाश, जो आराम कुर्सी पर लेटा कुछ देर ही नजारा देख रहा था। वह क्षितिज को आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। क्षितिज आकाश के पास खड़ा था, जो उसके कंधे पर दोनों हाथ रखे पूछ रहा था, क्या हुआ क्षितिज? दादी, वो बॉल खेल रहा था और वो बॉल उनके पास चली गई। वे उंगली से उन बच्चों की ओर इशारा करता हुआ कहता है। तो क्या है, ले लो। नहीं चाहिए मुझे, क्षितिज जब सर झुकाते हुए कहता है। इन जैसों पर तरस खाकर जो भी दिया जाए वही ठीक है, और जो तुम्हें अच्छा लगे और तुम्हें चाहिए वो छीन लो उनसे। आकाश आकाश देखता है कि भूमि अब ठीक उसके सामने खड़ी उसे तीक्ष्ण नजरों से घूर रही थी। कम से कम अपनी तरह मेरे बेटे को मत बनाओ। तो क्या ये मेरा बेटा नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, बस यही एक बात तुम्हें क्षितिज से जोड़ती है और कुछ भी नहीं। आक्रोश भरी नजर उसमें डालती ही भूमि क्षितिज को लिए उसके विपरीत चलने लगती है। पर आकाश तुनकते हुए खड़ा होता, चीखता हुआ कह रहा था, यू डैम इट, तुम हर वक्त साबित क्या करना चाहती हो? लिसन मी, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। आकाश अपने हाथ में पकड़ी मैगजीन हवा में उछालते हुए चीखता रहा, पर भूमि उसकी ओर पलट कर नहीं देखती। दोनों गुस्से से भरे दिख रहे थे, पर इस आक्रोश के बीच किसी की नजर नहीं गई तो इस बात पर कि क्षितिज पर इसका क्या असर हुआ। वह सहमा साहब न पलट कर अपने पिता की ओर देख पाया और न सर उठाकर अपनी माँ की ओर, और ये सब किरण दूर से ही देख रही थी। ये वो परतें थी जो धीरे धीरे उसके सामने खुल रही थी, जिसकी ओट में वह इस घर को समझने का प्रयास कर रही थी। भूमि क्षितिज को गोद में लिए मेंशन के अंदर आ जाती है। क्षितिज भी माँ से लिपट कर छुपी नजर से अपने पिता का गुस्सा देखता रहा, जो उसकी नन्ही बुद्धि से परे था। मामा, मैंने कुछ गलती की? फिर आप क्यों गुस्सा हो डैडू से? वे अपनी बाहें भूमि के गले में लपेटता हुआ पूछ रहा था। भूमि उसे उसके कमरे में ले जा रही थी। इस सब बहुत कुछ घुमड़ रहा था उसके मन में, पर उस मासूम से क्या कहती। बस खामोशी से उसे उसके कमरे तक ले जा रही थी। उसे उसके बिस्तर पर बैठाती, प्यार से उसका माथा चूमती हुई कहती है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने बेटों से बहुत सारा प्यार करती हूँ, तो उससे गुस्सा कैसे रहूंगी? माँ के स्पर्श से क्षितिज किसी नन्हे फूल सा खिलता हुआ खनक उठता है। अब आराम से अपना फेवरेट कार्टून देखो, तब तक मम्मा आती है थोड़ी देर में। कहती हुई वह उस कमरे में इधर उधर देखती है। तभी क्षितिज की नैनी, जो कमरे के बाहर खुलते बालकनी में फोन पर किसी से हंस हंस कर बात कर रही थी, अचानक भूमि की मौजूदगी से झट से मोबाइल रखती हुई उसकी ओर भागती हुई आती है। भूमि उसे गुस्से से देखती हुई कह रही थी, तुम्हें क्षितिज के साथ साथ रहना था, क्या ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? वो जरूरी बात कर रही थी मैम, सॉरी मैडम, मैं देखती हूँ। नजरें झुकाए हुए वे कहती है। जाहिर था भूमि उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी, पर फिर आगे कुछ न कहकर क्षितिज को प्यार करके वो चली जाती है। रूबी दिन भर में कितने भी चक्कर काट चुकी, पर सेल्वन के घर का दरवाजा हर बार उसे बंद मिलता। आखिरी बार रात में वे एक बार फिर
उसके घर तक आई और इस बार ताला हटा दरवाज़ा देख वह कुछ ज़्यादा ही उत्साह में आती झट से उस घर में प्रवेश कर जाती है। दरवाज़ा अभी उड़का ही था, जिससे तुरंत ही दरवाज़ा ढकेलती उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। सुनिए, वह अगले ही पल अपने इस अतिरेक व्यवहार पर उसे खुद ही शर्म आ जाती है। शायद सेल्विन भी अभी ही आया था, जिससे वे उसने बाहर का दरवाज़ा बंद नहीं किया था और न रूबी का आना ही देख पाया। वह अपनी शर्ट उतारे खुली देह के साथ तुरंत ही दरवाजे की ओर मुड़ता है। रूबी वो नजरें नीचे किए ठीक उसके नज़रों के सामने खड़ी थी। सेल्विन रूबी की ओर देखता रहा। उसका कसरती जिस्म अभी भी खुला हुआ था। रूबी को इससे नजर नीचे किए खड़ा देख कर भी उसे दोबारा शर्ट की ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि बेहद तीखे स्वर में पूछ उठा, इतनी रात क्यों आई हो? वो आपने मेरी मदद की थी तो मैं कुछ दिनों में वो सारा रुपया चुका दूंगी। वे किसी तरह से रुक रुक कर अपनी बात कहती है। ओह, तो किस तरह से? सेल्विन के स्वर में गहराई उतर आई थी, जैसे सामने खड़ी रूबी का जिस्म एक बार फिर ऊपर से नीचे कांप गया। सेल्विन फिर कहता है, मैंने तुमसे कहा है क्या कभी लौटाने को? इस वक्त चली जाओ यहाँ से। कहता हुआ उसकी ओर से पीठ कर लेता है। रूबी के पास भी अब कहने को कुछ नहीं रहता, तो वह पूरी खामोशी से तुरंत बाहर निकल जाती है। सुबह के समय रंजीत अपने आलीशान घर के लिविंग रूम में बैठा अखबार के टुकड़े को देखता उसे मेज की ओर पटकता हुआ सेल्विन से कह रहा था, बस किसी भी तरीके से और किसी भी कीमत में मैं उस परिवार को चारों खाने चित देखना चाहता हूँ। वही होगा रंजीत साहब, आज की खबर भी मैं जल्दी ठंडा नहीं होने दूंगा। वैसे भी दीवान परिवार की बहू तो इतना नाम कमा चुकी है, काश मिसेस आकाश दीवान भी का कोई अतीत पता चलता तो फिर आप देखते मेरा कमाल, कितना मसाला डलवाता मैं। अचानक सेल्विन सन रह गया। रंजीत लपक को उसका गिरबान पकड़ते हुए चीख उठा, तुम्हें दीवान परिवार की बदनामी करनी है, भूमि की नहीं। सेल्विन अवाक रंजीत का बदला तेवर देखता रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि रंजीत खुश होते होते आखिर किस बात पर अचानक से उखड़ गया। जितना हैरान सेल्विन था, शायद उतना ही रंजीत खुद पर ही हो गया। तुरंत ही सेल्विन का गिरबान छोड़ता वह अपनी नजरें इधर उधर करता हुआ कह उठा, दीवान परिवार बुरा है, लेकिन भूमि अपनी ओर से बहुत अच्छा काम करती है, तो थोड़ा देखना बात को किस तरह से संभालना है। कहता हुआ रंजीत बिना सेल्विन की ओर का उत्तर का इंतजार किए तुरंत ही उठकर घर के अंदर चल देता है। पर सेल्विन शायद कुछ चमक गया था, इसके अगले ही पल हल्की मुस्कान छोड़ता वह भी तुरंत ही बाहर निकल जाता है। कुछ था इस वक्त जो उसके जहन से होकर गुजर गया, कोई अतीत का छुपा दर्द, जिसे वे सारे जहां से छिपाते छिपाते अब खुद से भी छिपाने लगा था रंजीत। सुबह सुबह ही वे बार में आकर एक नीट पैक हलक में उतारते अपने मनोभावों को नियंत्रित करते बार से बाहर निकला ही था कि वर्तिका को हड़बड़ाते हुए आता देख तुरंत ही उसकी ओर अपने कदम तेज कर देता है। इससे पहले कि वे वर्तिका से कुछ पूछता, वे तुरंत ही उसके आगे बिफर उठी। भैया ये सब क्या है? रंजीत घबरा कर पूछता है, क्या हुआ? भैया मुझे समझ में नहीं आता कि आपने मेरे पीछे दिन रात की सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है। मैं तंग आ गई हूँ इन सब से घिर कर। हरदम ये सब मेरे आसपास घूमते रहते हैं। ड्राइवर मुझे अकेले बाहर नहीं जाने देता और घर पर ये नर्स ये नौकरानियाँ मुझे घेरे रहती। आखिर मुझ पर ये पहरा क्यों भैया? किसने कहा ये पहरा है? ये तो दिन रात तुम्हारा ख्याल रखने के लिए है, ताकि मेरी बहन को जरा सा भी कष्ट ना हो, बस। कहता हुआ वह वर्तिका का सर प्यार से सहलाते हुए कहता है। पर वर्तिका होठ से कोड़े रही। तुम हॉस्पिटल से आई हो ना, और अभी कमज़ोर हो, इसलिए वे सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखते हैं। लेकिन मुझे इन सब के कारण अपनी प्राइवेसी नहीं मिल पाती। रात दिन इनका मेरे अगल बगल रहना मुझे खलता है, और फिर हॉस्पिटल से आए तो कई दिन हो गए ना भैया। वर्तिका को अपनी ओर समेटता हुआ प्यार से उसका सर सहलाते सहलाते वे कमरे की ओर ले जाते हुए कहता है, तुम इसे अपने भाई की अति चिंता समझो, इसलिए मेरे खातिर बस कुछ और दिन तक ऐसे ही रहो, जब तक मुझे नहीं लगने लगता कि तुम बिल्कुल स्वस्थ हो गई हो। फिर तुम्हारा जहाँ जी करे अकेले घूमना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना? वर्तिका बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बेमन से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगती है। किरण का उजला के रूप में ये पहला दिन था। पिछली रात की अरुण की कही बात और न अरुण का चेहरा उसकी निगाह से हटा था और न वह खुद को इस दर्दनाक हालात से बाहर ही निकाल पाई थी। उजला अपने ख्याल में डूबी रसोई में खड़ी थी
और उसकी नज़र के सामने बस चाय उबल कर गिरने ही वाली थी कि हरिमन काका तुरंत गैस ऑफ करते उसे टोकते हैं, कहाँ खोई हो बिटिया। किरण एक नज़र गैस पर छड़ी उबली चाय के फैलाव को तो दूसरी नज़र हीरामन काका की ओर डालती हुई कहती है, मैं साफ कर देती हूँ काका। वे उसका उदास चेहरा ध्यान से देखते हुए कहते हैं, अभी नया सब लग रहा होगा ना, पर परेशान मत होना। बड़ी मालकिन ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं सब काम समझा दूंगा तुम्हें। किरण हौले से होठों को विस्तार देती थी। अच्छा, मैं ये सब साफ करता हूँ, ऐसा करो तुम ये चाय दे आओ। वे हाँ में सर हिलाती ही ट्रे में कप और केतली सजाने लगी थी। सब तैयार करती ही वे पूछती है, कहाँ ले जानी है चाय काका? छोटे माले के कमरे में, वो सीढ़ी से बाएं तीसरा कमरा है ना, वहाँ। पल में तैयार किरण हिचकिचा जाती है। क्या हुआ बिटिया? जल्दी ही अपनी घबराहट छिपाती हुई कहती, कुछ नहीं काका, मैं चाहती हूँ। किरण होठों को कसकर भींचे रसोई से निकलने लगती है। वह डरे सहमे कदम से उस सुनिश्चित कमरे की ओर बढ़ रही थी। उस पर लग रहा था धड़कते धड़कते कहीं ये दिल अचानक थम न जाए। वह हिचकिचाती हुई उस कमरे में प्रवेश करती है। दरवाज़ा आधा खुला ही था। किरण ट्रे लिए अंदर आ जाती है। अंदर पहला कदम रखते ही उसकी नज़र कमरे की अव्यवस्था की ओर जाती है। सारा का सारा कमरा जैसे किसी तूफान से गुजरा हुआ लग रहा था। आगे कदम बढ़ाते उसकी नज़र अरुण पर चली गई, जो बिस्तर पर तिरछा औंधा पड़ा था, जो इस बात का गवाह था कि किन बेख्याली में वह कमरे में आया होगा और बिस्तर पर बस गिर ही पड़ा होगा। वह उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। उस सजीले चेहरे पर कितनी मूकता थी। ये पहला वक्त था जब उसका चेहरा इतना गौर से उसे पढ़ने को मिला था, जहाँ तमाम जिंदगियों की जैसे दुश्वारियाँ चस्पा थी। बंद पलकों के पीछे कितनी शिकायतों के पटल जीवित थे। मन के साथ साथ उसका तन भी कितना बिखरा हुआ लग रहा था। कई दिनों से छोड़े गए चेहरे पर बढ़ी हुई हल्की दाढ़ी और बेतरतीबी से बिखरे बाल उसके अस्त व्यस्त मन और तन को दर्शा रहे थे। वे कभी ऐसे तो अरुण को नहीं देखना चाहती थी। आखिर वह उसका प्यार था, जिसे प्यार से संभालना चाहती थी, पर नियति ने उसे ही उसके खिलाफ कर दिया। उस पल उसके मन में क्या कुछ गुजर रहा था, ये सिर्फ उसे ही खबर थी। उसका मन तो कर रहा था कि भूल जाए कि क्या इल्ज़ाम है उस पर और क्या होगा उसका किरण के रूप में सबके सामने आने पर। इस वक्त तो बस वह बढ़कर अपने प्यार से अपनी बाहों में समेट लेना चाहती थी। उसे अपने इतने भीतर उतार लेना चाहती कि यहाँ न कोई दर्द होता न तन्हाई, बस बेइंतहा प्यार होता एक दूसरे के लिए। कि तभी अरुण करवट बदलता है, जिससे अपनी बेख्याली में वापस आती ही वे हिल जाती है और उसके हाथों से ट्रे फिसल कर तेज आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ती है। अचानक कमरे में तोड़ती उस आवाज से पल में अरुण की खुमारी टूट जाती है और आंख खोले हुए किरण की ओर देखता है, जो घबराई सी ट्रे में उन टूटे टुकड़ों को समेटने लगी थी। अरुण की नजर उसी पर थी और वे अरुण की नजरों की अनुभूति से जानकर अनभिज्ञ बनी उन टुकड़ों को समेट रही थी। उसे एहसास था कि अरुण की नजर उसी पर टिकी थी, जिससे वे जल्दबाजी में सारा कांच समेट रही थी। और तभी कोई कांच का बारीक टुकड़ा उसकी कोमल उंगली को भेद देता है, जिससे खून रिसने लगता है। पर अपनी घबराहट में किरण इस पर ध्यान नहीं दे पाती। पर अरुण उसकी घबराहट भांपता उठता हुआ कहता है, तुम्हारी उंगली से खून बह रहा है, ठहरो। अरुण झट से पास पड़े एक कपड़े के टुकड़े को उसकी ओर बढ़ाने लगता है, पर वह भी जाने किस धुन में थी कि अभी भी अरुण की ओर बिना देखे बस उसे खून से लथपथ उंगली से कांच समेटने में लगी थी। अरुण उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाता। वह तुरंत उठता, उसके पास आता, उसकी कलाई पकड़ता, उसमें कपड़ा बांधने लगता है। और हाँ, पिछली रात के लिए सॉरी, वो मैं होश में नहीं था जी। यही पल था। वह थम कर वह क्षण भर को नजर से अरुण की ओर देखती है। वह तुरंत ही उठकर तेजी से बाहर निकल जाती है। पर इसके विपरीत अरुण हैरान उसे जाता हुआ देखता बुदबुदा उठा था। ये आवाज सुनी सी क्यों लगती है? अरुण अभी भी फर्श पर उसी जगह पंजे के बल बैठा था, जहां से वह साफ साफ उजला को जाता हुआ देख पा रहा था, जिससे वह नहीं देख पाया कि उसका कहा आखिरी शब्द वह अच्छे से सुन चुकी थी। और इसी घबराहट में वह तुरंत वहां से चली गई। अरे वाह, मान गए राघव जी आपको।
आपको तो आपका भगवान भी नहीं जान सकता। तमें तो हमें खूब समझी हो कुसुम बेन। मचलता हुआ राघव कुसुम रानी के लटके हुए गालों को छूता हुआ मुस्कुरा उठा। संस्था में राघव और कुसुम रानी आमने सामने बैठे अपनी रणनीति पे बात कर रहे थे। आप तो पक्के वाले खिलाड़ी निकले, क्या दांव मारा। पहले तो मैं समझी नहीं कि क्यों आप मुझे कल्याण के साथ काम करने भेजते थे, पर अब समझ आया कि तली में छेद करने नजदीक तो जाना ही पड़ता है ना। अब बस आपको मैनेजर होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिएगा, फिर मुझे भूल न जाइएगा। वे अपने स्थूलकाय चेहरे पर जबरन भाव जोड़ती हुई बोलती है। अरे कैसे भूल जाऊंगा, अब तो खास है मेरे लिए। बस आज वो हो जाए जिसके लिए इतनी मेहनत की है हम। होगा क्यों नहीं, मैडम जी को फोन पर मैं पहले ही इस कांड की भूमिका बना चुकी हूँ। अब बस कल्याण जी पर बम गिरने भर की देर है। सारा कुछ हमने किया और नाम लगेगा कल्याण पर। बहुत बनता था ना मैनेजर बनकर। अब देखता हूँ कैसा लगेगा अच्छे फर्श पर आकर। दांत पीसते हुए राघव कहता रहा। संस्था में सबसे अनुभवी मैं था, पर जब मैनेजर बनने की बारी आई तो सबको पता नहीं क्यों कल्याण ही दिखा, मैं नहीं। अब किस बात की फिक्र, अब तो लोहा गर्म है। बस एक आखिरी चोट करने भर की देर है राघव जी, और वो भी हम ही करेंगे। कहता हुआ राघव दांतों के भीतर से हंसता हुआ कुसुम रानी के हाथों पे हाथ रखते हुए कह उठा। दोनों के अट्टहास से बंद कमरा गूंज उठा था। आखिर क्या होने वाला है भूमि की जिंदगी में, क्या बदल रहा है उसकी संस्था में। हर तरफ बहुत कुछ घट रहा है, पर इस कहानी से जुड़े रहने और इसे आगे जानने के लिए सुनते रहें रोजाना नए नए पार्ट। और कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।